अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 के थीम नंबर 8 को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये है वर्किंग कैपिटल और टॉपिक नंबर 145 है वर्किंग कैपिटल, ये बिज़नेस में क्यों ज़रूरी होता है। ये मॉड्यूल इस हवाले से है और इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल जो कि बिज़नेस में रन कर रहा हो, जो कैश की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, जो आपका एज अ कैपिटल हो, वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, इसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी होगा जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, और नेट वर्किंग कैपिटल वो है जो कि आप तमाम चीज़ों को डिडक्ट करके फिर जो उसकी अमाउंट निकालेंगे वो नेट वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, रिसीवेबल्स के लिए जो चीज़ें हमें वसूल करनी है, प्री पेमेंट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी परचेजिंग जो हमने पहले जो हमने की है या बुक करवाई है, ठीक है, उसकी जो हमने प्री पेमेंट की है, एडवांस जो पे किया है, इसे हम प्री पेमेंट कहेंगे। या एज अ कैश, किसी भी बिज़नेस में जब कैश आप रखते हैं तो इस हवाले से भी जो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसको एक साइकिल है वर्किंग कैपिटल का, कैश, देन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल हम परचेज़ करते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड में जाता है और देन वो रिसीवेबल्स में चल जाता है। हम वो चीज़ उधार पे सेल कर देते हैं और वो हमें जो उधार लेने वाले जो लोग हैं, उधार चीज़ें, वो हमारे रिसीवेबल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को करने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले आएगी हैजिंग अप्रोच, उसके बाद में कंजर्वेटिव अप्रोच, एंड लास्ट में आएगी अग्रेसिव अप्रोच। इनको हम आगे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेजिंग अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, ऐसी फाइनेंसिंग या ऐसी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसमें हम शॉर्ट टाइम फाइनेंसिंग करते हैं अपनी आर्जी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, या हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे जो है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें जो हमारी टेम्प्रेरी ज़रूरत है, आर्जी हमें ज़रूरत है, तो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। अगर हमें परमानेंट किसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं आर्जी ज़रूरत के लिए, कोई एसेट परचेज़ कर लेते हैं, और अगर हमें बिल्डिंग अगर हम रेंट पे लेते हैं या बिल्डिंग को हम ख़रीद लेते हैं, फर्नीचर ख़रीद लेते हैं, तो ये हमारी इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी। और इसको क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो परमानेंट, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक हैजिंग और मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच होगी। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट शुड बी ऑफसेट विद द फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी। ऐसा जो फाइनेंसिंग, ऐसी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जहाँ पे हर एसेट जो है वो अपनी फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका, जिस तरह की मतलब एसेट की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फाइनेंसिंग की जाएगी। ठीक है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी के लिए वो हम लोग उसको करेंगे। लाइक करंट एसेट अगर हम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म करेंगे, और लॉन्ग टर्म अगर कर रहे हैं तो फिर इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्व बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ये एक स्मूथली वेव टाइप ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे करंट एसेट्स के लिए हम करेंगे, यहाँ पे फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट अप्रोचेस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे फिक्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे फिक्स एसेट के लिए, जबकि हम लोग करंट एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेंगे, जो कि हमारे करंट एसेट होंगे जो कि 1 साल के लिए हमारे पास रहेंगे। जबकि ऐसे एसेट्स जो कि हमारे पास परमानेंट रहेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा। देन हम करेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये हमें क्या बताती है? इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है टेम्परेरी रिक्वायरमेंट का वर्किंग कैपिटल का जो होता है, कुछ पार्ट वो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से भी पूरा कर सकते हैं। सम पार्ट ऑफ टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ मेट बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। पहली जो अप्रोच है हैजिंग अप्रोच, उसमें हमने लॉन्ग टर्म अगर हमें ज़रूरत है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म अगर की ज़रूरत है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। जबकि कंजर्वेटिव अप्रोच में कुछ हिस्सा जो है टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स का हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एक आपको बताया गया ग्राफ बना के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साइड पे यहाँ पे आपको फिक्स एसेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जबकि कुछ एक साइड पे आपको आइडल फंड्स वगैरह भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, यहाँ पे एक जो डॉटेड लाइन है ये कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी को बयान करती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है आपको इस नज़र आ रही होगी। फिक्स एसेट्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल,
ठीक है, ये आप सारी इसको देख सकते हैं। जबकि ग्राफ के ज़रिए समझ सकते हैं, इस पिक्चर के ज़रिए यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, देन परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, एंड इसकी जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को इन तमाम से आप जो है पूरा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। ये ब्लू में आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नज़र आ रही होगी, और जो ऊपर डॉटेड लाइन है ये आपकी कंजर्वेटिव जो है स्ट्रेटजी को बयान कर रही है। और यहाँ पे जो कुछ लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, जो कि आपकी इस छोटे वाले एरिया में इस वेव के अंदर आपको नज़र आ रही है। देन in conservative approach the amount of profit is minimum and cost of financing is also minimum। ये इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच में प्रॉफिट भी हमारा कम होगा, जबकि हमारी जो फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। कम हम लोग मुनाफा लेंगे और कम ही इसमें फाइनेंसिंग भी करेंगे। जितना देखें ना, पहले मैंने बताया कि पहले जो आप जितनी ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितनी फाइनेंसिंग करेंगे, प्रॉफिट भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि इसमें हम लोग कंजर्व माइंड होंगे, जो भी फाइनेंसिंग करने वाले वो कहेंगे हमें मुनाफा कम मिल जाए पर हम फाइनेंसिंग जो हमारी कॉस्ट की वो कम आए। इन अग्रेसिव अप्रोच सम पार्ट ऑफ परमानेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ मेट बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इसमें परमानेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है। आपने एक चीज़ नोट करें कि जो डॉटेड लाइन है ये आपको फ्लक्चुएट करती नज़र आएगी, पिक्चर बाकी सारी सेम है। यहाँ पे हम क्या करें, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है ये हम जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ही पूरी कर लेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं रेड लाइन की जो आपको नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो सारा इसकी जो रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट्स की, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की कुछ हिस्से को हम लोग, इसको हम प्रॉब्लम एरिया भी कहेंगे, इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ही हम पूरा कर लेंगे। इसके लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा अखराजात नहीं करेंगे। जो कोई भी अगर हमने कोई अपना काम करना होगा लॉन्ग टर्म परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, उसको हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करके ही पूरा कर लेंगे। तो इसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम लोग इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रैशनल होते हैं, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो मिनिमम होगी। हम थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट का। जो अकाउंट रिसीवेबल है मैनेजमेंट, उनकी हमने कैसे करनी है, और यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्रेडिट पॉलिसी में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्रेडिट पीरियड कितनी देर के लिए उधार दिया गया है, कलेक्शन पीरियड, हम लोग जो भी हमारे जो रिसीवेबल्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो टाइम लगा उसको हम कलेक्शन पीरियड कहेंगे, कितनी देर में हमारा वो जो है यहाँ पे कुछ क्रेडिट टर्म्स हैं 2/10, N/30। इसका क्या मतलब है कि अगर जो है हमारा क्रेडिटर जो है अगर वो 10 दिनों के अंदर हमें पे कर देता है हमारी जो रिसीवेबल्स हैं, तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी अमाउंट रिसीवेबल हमारे पे है या उसके ऊपर जो पेएबल है, अगर वो 10 दिनों के अंदर पे कर देता है तो उसको 2% मज़ीद डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो 30 डेज़ के अंदर अंदर पे नहीं करता, N/30 का मतलब, तो वो पूरे पे जो अमाउंट उसे पे करेगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब कैश डिस्काउंट क्या है कि जब कोई चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हों या जो हमारा रिसीवेबल्स है या जो हमारा पेएबल है या क्रेडिटर डेटर है, वो जो हमसे चीज़ परचेज़ कर रहा है, तो मौके पे जो उसको डिस्काउंट किया जाता है इसको कैश डिस्काउंट कहेंगे। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितनी, हम लोग किसी को मैक्सिमम अमाउंट की क्रेडिट दे सकते हैं। क्रेडिबिलिटी, किसी बंदे को किस लिहाज से उसकी कितनी वैल्यू है कि वो कितना क्रेडिबल है, कि वो किस हद तक उसको डेट हम दे सकते हैं या वो कितना हमें पे कर सकता है, इस चीज़ को क्रेडिबिलिटी कहेंगे। अब क्रेडिट वर्थिनेस होगा, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग होगी। क्रेडिट की रेटिंग हमने करेंगे कितना हमने जो है क्रेडिट देना है। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग स्केल भी है, लाइक AAA, AA, BBB, ये इसको जो हम कहेंगे क्रेडिट रेटिंग कहेंगे। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, पैक्रा भी हम कहेंगे इसको। इस टेबल को कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड जंक, किस लेवल पे हमने इन्वेस्टमेंट की है और जंक हमारा क्या है, ठीक है, जो फालतू की जो चीज़ें हैं वो क्या है। अब इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जो फाइनल्स के लिहाज से। फ़िक्स कॉस्ट किसे कहेंगे, ऐसी कॉस्ट जो कि फ़िक्स हो, जो कि पक्की हो, जो लगनी ही हो कॉस्ट किसी पे भी, वो हमें इसको हम फ़िक्स कॉस्ट कहेंगे। और वेरिएबल जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील हो, ठीक है, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, जो कि तब्दील होती रहे।
अब यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, सेल्स पर यूनिट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकाल दें तो हमारा यूनिट मार्जिन फार्मूला है, यूनिट कंट्रीब्यूशन फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल पर यूनिट जितनी सेल आई, ठीक है, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम निकाल लें तो वो हमारा यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा। और इसकी जो रेशो हम कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम सेल्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट रेशो हम कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को अगर सेल्स पे डिवाइड कर दें तो हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल लेते हैं। ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन फार्मूलाज को याद करना है, काफ़ी इजी भी हैं और टेक्निकल भी हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट एन इन्वेस्टर मिसेस आउट ऑन व्हेन चूजिंग एन वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। इसका क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज़ को, इस बेनिफिट को वो जाहिर करती है जो कि एक इन्वेस्टर है जो मिस कर देता है जब वो किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ करता है। ठीक है, सपोज़ करें दो चीज़ें हैं, दो कार्स हैं, ठीक है, एक कार में दोनों कारें एक बंदे को 10 लाख की मिल रही हैं, ठीक है, और जो एक बंदा जो 10 लाख वाली कार, एक बड़ी वाली कार को वो ख़रीद लेता है पर वो छोटी वाली कार को छोड़ देता है, पर वो जो बड़ी वाली कार है उसमें ज़्यादा नुक्स हैं, ठीक है, तो और बड़ी जो छोटी वाली कार है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो उसने उसके बड़ी कार को ठीक करवाने पे जो उसके अखराजात लगेंगे, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, मतलब कि पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हैं जो कि इन्वेस्टर मिस कर देता है जब वो एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसने ख़राब चीज़ को चूज़ कर लिया, उसने छोटी कार देख के उसको चूज़ नहीं किया जबकि वो ज़्यादा बेहतर थी और उस पर उसके कोई अखराजात नहीं लगने थे, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पार्ट 3, यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी के डिसीजन हो गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए। एडिशनल सेल्स, एडिशनल रिसीवेबल्स, एडिशनल मार्जिन एंड एडिशन कॉस्ट, ये सब आप लोगों ने इनको, ये पॉइंट्स हैं जो कि नोट किए जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ART रेशो इज़ इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब कि ऐसी तमाम सेल्स जो कि क्रेडिट पे की गई हों, इनकी जो वैल्यू नेट क्रेडिट सेल्स की आएगी वो सारी उधार वाली सेल्स, उन पे हम लोगों ने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारे एवरेज है अकाउंट रिसीवेबल के, उनको डिवाइड कर देना है। अब एडिशनल रिसीवेबल्स क्या होंगे हमारे, एडिशनल सेल्स ओवर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एडिशनल सेल्स हमारी जो है कि एक्स्ट्रा सेल्स होंगी, वो हम इनको एडिशनल रिसीवेबल्स हमारे बन जाते हैं। एक तो पहले रिसीवेबल्स हैं, उसके अलावा जब और ऐड होंगे तो उनको एडिशनल रिसीवेबल्स कहेंगे। और ये हम कैसे निकालते हैं, एडिशनल सेल्स को डिवाइड करते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो पे। उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एडिशनल यूनिट सोल्ड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमारा पर यूनिट का है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडिशनल यूनिट सोल्ड, जो हमारे एडिशनल यूनिट सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं हमारे 60,000 है, ठीक है, और प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा वो 2 रुपीज़ है। इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी एडिशनल रिसीवेबल्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एडिशनल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, जो कि हमारा 6 लाख है। उसके बाद में इसको डिवाइड करना है रिसीवेबल टर्नओवर फॉर न्यू कस्टमर्स। रिसीवेबल टर्नओवर फॉर न्यू कस्टमर, ये 6 यहाँ पे किस तरह से आएगा, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि ये पर ईयर है, ठीक है, तो 360 जो है डेज़ होंगे एक साल के, उसको डिवाइड करेंगे 60 पे, 60 डेज़ पे, ओके, तो 60 डेज़ पे डिवाइड करने के बाद 6 आ जाएगा जो कि आपका रिसीवेबल टर्नओवर फॉर न्यू कस्टमर होगा। तो हम इसको जो है 6 लाख को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडिशनल रिसीवेबल्स जो हैं वो 1 लाख के आ जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स इज़ इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट, ठीक, तो ये आपने पहले देखा है, इसकी वैल्यू है 0.8। ये ऊपर वेरिएबल कॉस्ट जो आप इसको 0.8% लेंगे इसका, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एडिशनल रिसीवेबल्स के साथ, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी 0.8
मल्टीप्लाई बाय 1 लाख जो कि आपका एडिशनल रिसीवेबल्स हैं, तो आपके पास 80,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स। जो पहले हमने कैलकुलेट किया है उससे मल्टीप्लाई करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 0.2 है, ये 20% है। इसको हमने 80,000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 16,000 आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि पहले जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो नेक्स्ट में आएगी, ठीक है। एक की कैलकुलेशन किए बगैर हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, दूसरे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा न्यू क्रेडिट पॉलिसी एप्लीकेबल टू करंट सेल्स। करंट सेल पे न्यू क्रेडिट पॉलिसी किस तरह से एप्लीकेबल होगी, ये सारी वही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ की जो मिस्टेक है वो क्या है कि यहाँ पे 36 लाख आएगा, 3,60,000 आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो एडिशनल सेल्स आपकी 3,60,000 की आएगी, ओके। और उसके बाद में एडिशनल यूनिट जो आपके वो 3600 आएंगे, क्योंकि सॉल्व करते वक्त उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कुछ और, जबकि अगर आप इसकी वीडियो देखें जो आपकी MGT 201 की है उसमें उन्होंने करेक्शन की हुई है। तो चलें जी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स को भी अपने सेम तरीके से ही मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लेना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एडिशनल यूनिट सोल्ड, तो यहाँ पे 3600 यूनिट आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है तो आपकी 72,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एडिशनल रिसीवेबल्स आपने कैलकुलेट कर लें जिस तरह पिछले में किए हैं। ये यहाँ पे 4 नंबर तक आपकी सेम कैलकुलेशंस हैं। लेवल ऑफ रिसीवेबल बिफोर क्रेडिट पीरियड चेंज इज इक्वल टू एनुअल क्रेडिट सेल्स ओवर ओल्ड रिसीवेबल टर्नओवर। तो 24 लाख को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 पे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रिसीवेबल टर्नओवर है हमारे, जो वो आएंगे 12। एक मंथ में जो कितने होते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो उस पर डिवाइड हम कर देंगे। न्यू लेवल को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको वो हमारे पास 6 हैं, ठीक है, वो 60 डेज़ है। न्यू क्रेडिट पीरियड हमारे पास 60 डेज़ का है, तो इसको हम यहाँ पे 6 पे जो न्यू रिसीवेबल्स हैं उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे 24 लाख को, तो हमारे पास 4 लाख आ जाएंगे। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। देन हमने इसकी इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल एसोसिएट विद ओरिजिनल सेल्स, 4 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 लाख आ जाएंगे। फिर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स एसोसिएट विद ओरिजिनल सेल्स 48,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 2,48,000। और रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हम लोग इसकी जो रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड रिसीवेबल्स हैं और न्यू रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास की कैलकुलेशंस आ गई। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बैड डेट्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी। बैड डेट्स का क्रेडिट पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे भी सेम आपको वही बताई गई हैं चीज़ें, सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस बता दिए गए हैं। यहाँ पे हमने वैसे ही अपनी कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स को, एडिशनल रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करना है, फिर हमने इन्वेस्टमेंट एडिशनल रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करना है। ये सारा तरीका सेम है। यहाँ से एडिशनल बैड डेट्स एक्सपेंस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एडिशनल सेल्स को मल्टीप्लाई करना है बैड डेट परसेंटेज के साथ। हमारी एडिशनल जो सेल्स हैं हमारी वो 6 लाख की हैं, इसको मल्टीप्लाई पे 10% इसको करेंगे अगर हम, तो एडिशनल बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास 60,000 का आएगा। और रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 80,000 इज इक्वल टू 16,000 और टोटल एडिशनल कॉस्ट इज इक्वल टू बैड डेट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 60,000 को प्लस करेंगे 16,000 से, तो 76,000 हमारे पास एडिशनल टोटल एडिशनल कॉस्ट इसकी आ जाएगी। अब इम्पैक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट पॉलिसी। कैश डिस्काउंट जो हम करते हैं उसका क्रेडिट पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की इन्वेंट्री होती है, एक स्टॉक इन ट्रेड जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड आएंगे।
जबकि स्टोर स्पेयर्स एंड टूल्स, स्टोर्स जो चीज़ें हमने महफूज की हुई हैं, स्पेयर्स जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं, टूल वो जो हमारे काम आते हैं किसी भी लाइक मशीनरी के। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सेंट्रलाइज व्यू ऑफ स्टॉक, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं सेंट्रलाइज तरीके से। इसका कॉस्ट कंट्रोल हम इसकी किस तरह से कर सकते हैं। अवॉइड स्टॉक आउट, कि हम लोग स्टॉक आउट कहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इन्वेंट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिज़नेस में से। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, हम लोग प्लान करते हैं और फोरकास्ट करते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो किस तरह से हमें ज़रूरत पेश आ सकती है, इसकी फोरकास्टिंग करेंगे और टाइम सेविंग करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ABC एनालिसिस है। यहाँ पे आपको एक एनालिसिस बताया जा रहा है जिसमें क्लास A, B और C आपको डिफरेंट वैल्यूज़ अपने कर्व देखेंगे जो कि पहले नीचे से बढ़ती हुई डायरेक्ट ऊपर आ जाएगी और बिल्कुल 100 पे जाके इक्वल हो जाएगी। अब सेफ्टी स्टॉक वो होता है जो कि आप जो बिज़नेस वगैरह हैं वो बचा के रखते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो आपके काम आ सके। अब लीड टाइम वो टाइम होगा जो कि किसी स्टॉक की कमी की सूरत में जो दूसरा स्टॉक ऑर्डर करते हैं वो तब तक पहुंचने तक जो आपका टाइम गुजरेगा उसको लीड टाइम कहेंगे। लीड टाइम यूजेज ये अक्सर उस टाइम यूज़ होता है जब आपका स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, किसी स्टॉक को ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होती है इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। कैरिंग कॉस्ट, किसी स्टॉक को कैरी करने की, अगर आप स्टॉक कोई ऑर्डर कर रहे हैं उस पर जो एक्सपेंस आए हैं, उसके फेयर वगैरह आए हैं, वो कैरिंग कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट, इन दोनों को जमा करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी टोटल कॉस्ट है, आपने एक ग्राफ बना हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट जो वो डायरेक्ट जाएगी ऊपर, और टोटल कॉस्ट इससे सबसे ऊपर पहले बढ़ेगी फिर नीचे आते होते फिर दोबारा बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, इनका आपने अंडर रूट लेना है। अब इन्वेंट्री लेवल्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे आपका स्टॉक मैक्सिमम लेवल पे हो। एवरेज लेवल जहाँ पे एवरेज पे हो। रीऑर्डर जहाँ पे तो आप दोबारा स्टॉक को ऑर्डर कर सकें या रीऑर्डर कर सकें, ठीक है। और मिनिमम लेवल एक वो लेवल है जहाँ तक एक स्टॉक आपका मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए। सपोज़ करें कि किसी कंपनी का रूल है कि आपके पास जो है वो बिज़नेस करने के लिए कम से कम 1 लाख होना चाहिए, ठीक है, या 1 लाख तक का स्टॉक होना चाहिए। तो जब वो स्टॉक उससे कम होना शुरू होगा तो उसको हम मिनिमम लेवल कहेंगे। और डेंजर लेवल वो है कि अगर आपकी मिनिमम लेवल 1 लाख है तो वो अगर 25,000 पे पहुंच जाए और उसको ख़त्म होने का बिज़नेस को ख़तरा हो और अपनी एक्टिविटीज़ को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़े तो उसको डेंजर लेवल कहेंगे। अब मैक्सिमम मिनिमम से आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैक्सिमम लेवल है कि टॉप लेवल पे यहाँ तक होना चाहिए आपका मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे भी आप इससे नीचे आपका वो नहीं होना चाहिए। डेंजर लेवल ये है कि जब आपका ख़त्म होने के करीब हो, और एवरेज ये कि दरमियाना जो बेस्ट होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और रीऑर्डर ये कि आप दोबारा उसको ऑर्डर कर सकें उस लेवल को बरकरार रखने के लिए। अब कैश मैनेजमेंट करेंगे। कैश इन हैंड वो कैश जो आपके हाथ में हो। कैश एट बैंक वो जो आपके बैंक में हो कैश। कैश कन्वर्टेबल्स वैसे ऐसे एसेट्स जिनको आप कैश में फौरी तौर पे कन्वर्ट कर सकें, उनको कैश कन्वर्टेबल्स कहेंगे। वाई वी नीड कैश, हमें कैश की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अपने रन कर सकें, अपने बिज़नेस की रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से चला सकें। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी वो कंडीशन है जब बिज़नेस अपनी नॉर्मल जो अपने अखराजात पूरे करने में वो नकारा हो जाए और अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने में भी वो बहुत उसको प्रॉब्लम पेश आए, और इसे टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहेंगे कि वो जो बिज़नेस है वो दिवालिया होने की स्टेज पे आ चुका है। देन अब हम मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, हम इसे क्यों कैश को होल्ड करते हैं। कैश को होल्ड करने के क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं। ट्रांजैक्शनल, कि आप अपने जो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव एंड प्रिकॉशनरी, मतलब अपने बिज़नेस को पहले से देखने के लिए ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और प्रिकॉशनरी मेजर्स हम कर लेते हैं कि पहले से ही हमारे पास कैश इतना हो ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको अपने पास से ही कैश को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। कैश साइकिल,
ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये CCC या कैश कन्वर्जन साइकिल इसे कहेंगे। डेज़ ऑफ सेल आउटस्टैंडिंग प्लस डेज़ ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग माइनस डेज़ ऑफ पेएबल आउटस्टैंडिंग। इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, डेज़ ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग के ऐसे डेज़ जहाँ पे आपकी सेल्स आउटस्टैंडिंग है, इसमें प्लस होंगे डेज़ ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, जो आपकी इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग है वो इसमें ऐड होंगी। इसमें से माइनस होंगे डेज़ पेएबल आउटस्टैंडिंग, जो पेएबल आपकी अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। हाउ टू इम्प्रूव कैश साइकिल, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको आप मज़ीद कैश ला के अपने बिज़नेस में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कैश बजट्स, इसमें सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा, रिसीट्स आएंगी, पेमेंट आएगी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, सरप्लस और डेफिसिट आएगा। ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो आपके पिछले साल से चलता आ रहा है बैलेंस, वो रिसीट्स आपने जो रिसीव करनी है, पेमेंट्स आपने जो पेमेंट्स करनी है, क्लोजिंग बैलेंस जो बच जाएगा इनके बाद में रिसीट एंड पेमेंट वगैरह करने के बाद, और सरप्लस और डेफिसिट, क्या आपको मुनाफा हुआ है या आपका नुकसान हुआ है। सोर्सेज ऑफ कैश, कैश की क्या सोर्सेज हैं, सेल्स या रेवेन्यूज़, ठीक है, लोन्स या डेट्स या सेल्स ऑफ एसेट्स। या तो आप सेल्स या रेवेन्यू के ज़रिए अपने कैश को ला सकते हैं, लोन या डेट्स के ज़रिए ला सकते हैं, या अपने किसी एसेट को सेल करके ला सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कैश को आप कहाँ एप्लीकेट कर सकते हैं, परचेजेस करते वक्त, एक्सपेंस करते वक्त, रीपेमेंट ऑफ लोन्स या इन्वेस्टमेंट करते वक्त। सरप्लस और डेफिसिट, डेफिसिट वो होता है जो कि आपका नुकसान है, या जब आपका तमाम अखराजात करने के बाद आपकी जो प्रॉफिट है वो कम रह जाएगा, प्रॉफिट आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो वो डेफिसिट होगा। अगर प्रॉफिट आपके जो एक्सपेंसेस से कम जो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होंगे तो आप सरप्लस में हैं, जबकि आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो और प्रॉफिट कम है तो आप डेफिसिट में होंगे। तो ये था जी आपका मॉड्यूल नंबर 8। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।